हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 बुक D1 7 एडिशन मैथ्स। रिव्यू एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी जिसमें हमने एक्सरसाइज 1A और एक्सरसाइज 1B पूरी कवर करवाई है तो पहले आप वो देख लें ताकि वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है ये हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। 1A में उन्होंने हमें दिया हुआ है 1225 का अंडर रूट। ठीक है, तो इसमें भी हम ये करेंगे कि पहले एलसीएम निकाल लेंगे 1225 का। ठीक है, तो क्या ये 2 से हो सकता है? नहीं, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 से हो सकता है? नहीं। 4 से हो सकता है? नहीं। 5 से, हाँ 5 से हो सकता है, तो हम 5 से लेंगे। ठीक है, हमें जो सबसे छोटा नंबर होता है जिससे डिवाइड हो सकता है उसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 3, 4 से नहीं हो सकता, ये 5 से हो सकता है तो हमने 5 ले लिया। ठीक है, 5 2 10 हो जाएगा। 2 बचा वो यहाँ कैरी चला गया तो ये 22 हो गया। ठीक है, 5 4 20 होता है, दोबारा 2 बचा वो इधर कैरी चला गया तो 25 बन गया। ठीक है, 5 5 25, ये दोबारा 5 से होगा। 5 4 20, 4 बचा वो ऊपर कैरी चला गया तो ये बन गया 45। ठीक है, 5 9 45, फिर 7 7 49 और 7 1 7। ठीक है, अब इनको हम यहाँ लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनको अरेंज कर लेते हैं इस तरह से कि स्क्वायर बन जाए। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है कि इसको इस तरह से अरेंज करना होता है कि इनका स्क्वायर बन जाए ताकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? इसको हम ऐसे कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7 एक दफ़ा लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। ये किसके बराबर है? ये बराबर है 1225 के। ठीक है, लेकिन हमें उन्होंने क्या कहा है निकालने को? उन्होंने हमें कहा है अंडर रूट 1225, तो हम इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। और हमने पहले ही पढ़ा है कि मैथ्स का रूल है कि अगर इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे तो इक्वल्स टू के इस तरफ भी अंडर रूट लगेगा। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर इसके अंडर रूट से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? अंडर रूट 1225 बराबर आ गया इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 के। ठीक है, 5 7 35। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट का आंसर। 1B में उन्होंने हमें क्यूब रूट 13824 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 824 का एलसीएम। सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करके देखें कि सबसे छोटा नंबर होता है 2। 2 से डिवाइड हो सकता है? हाँ, ये 2 से हो रहा है तो यहाँ हम लिख लेंगे 2। ठीक है, 2 6 12, 1 इधर कैरी चला गया तो ये 18 बन गया। 2 9 18। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4। दोबारा देखें कि 2 से हो सकता है? हाँ हो सकता है। 2 3 6, 2 4 8, 1 बच गया, इधर कहीं चला गया 11 बन गया। ठीक है, 2 5 10, फिर दोबारा 1 बच गया वो इधर कहीं चला गया तो ये 12 बन गया। 2 6 12। ठीक है, दोबारा देखें कि 2 से हो सकता है? हाँ 2 से हो सकता है, तो 2 1 2, 1 इधर कहीं चला गया ये 14 बन गया। 2 7 14। इसी तरह 2 2 4, 1 इधर कहीं चला गया तो ये 16 बन गया। 2 8 16। दोबारा 2 से हो सकता है? ये 2 8 16, 1 इधर कहीं चला गया तो ये 12 बन गया। 2 6 12, 2 4 8। ठीक है, दोबारा 2 से हो जाएगा 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। अच्छा जी, दोबारा 2 से हो जाएगा ये 2 2 4, 2 1 2, 1 इधर कहीं चला गया तो ये 12 बन गया। 2 6 12, 2 10 20। ठीक है, 1 इधर कहीं चला गया तो ये 16 बन गया। 2 8 16। दोबारा ये 2 से हो जाएगा 2 5 10, 2 4 8। क्या ये दोबारा 2 से हो सकता है? हाँ हो सकता है। 2 2 4, 1 इधर कहीं चला गया तो ये 14 बन गया। 2 7 14। ठीक है, अब 27 है। ठीक है, 27 हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि जगह वहाँ ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो 27 का क्या होगा? 3 से हो जाएगा। 3 9 27। इसी तरह 3 3 9 और फिर 3 1 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए इसके सारे फैक्टर्स। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 3 8
3 हमारे पास कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 3 1 2 3। अच्छा, अब ये क्यूब रूट है तो हमें इसको इस तरह से अरेंज करना होगा कि हम इसको क्यूब ले सकें। तो इसको हम किस तरह से अरेंज करेंगे, हम इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। एक तो ऐसे हो गया, ठीक है। दूसरा जो है, अच्छा इसमें हमारे पास कितने 2 आ गए, 3 2 आ गए और एक 3 आ गया, ठीक है। अब दोबारा से हम 3 दफ़ा 2 लिखेंगे, 1 2 3 और एक दफ़ा 3 लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 और एक दफ़ा 3 लिख लिया। और फिर दोबारा से हम यही करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सारे कवर हो गए और हमारे पास 3 जो है एक जैसे आ गए, तो हम इसको अब क्यूब में लिख सकते हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है 13824 के, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्यूब रूट। तो हम इसके ऊपर क्यूब रूट लगा देंगे और जब हम यहाँ क्यूब रूट लगाएंगे तो हम यहाँ भी क्यूब रूट लगाएंगे इस पूरे के ऊपर, ठीक है। क्यूब जो है वो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाता है, ये हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, क्यूब ऑफ 13824 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि बनता है 2 2 4 4 2 8 3 8 24, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। अच्छा, अगर आपको तो राइटिंग का मसला होता है कि कहीं पे कोई समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अभी हम आने वाली वीडियोस में इस चीज़ को बेहतर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोलना है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये हम एक्सरसाइज 1A में भी कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे 63 दिया हुआ है हमें, तो हमें पता है कि 63 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो हम इसमें या तो +1 या +2 या फिर -1 और -2, हम ये करके देखते थे कि इस नंबर में हम +1 करें तो क्या वो जो नंबर आएगा वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर +2 करते थे, फिर चेक करते थे है कि नहीं है। अगर नहीं होता था तो फिर हम पीछे जाते थे, यानी माइनस करते थे, -1 और -2, ठीक है। इसी हदूद में रह के हम करते थे और सही हमारा आंसर आ जाता था, ठीक है। तो अब इसको भी करके देखते हैं। इसमें इन्होंने हमें दिया हुआ है ए पार्ट में √63, तो सबसे पहले हम +1 करके देखते हैं। तो ये बनता है √64। तो √64 का कोई परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है, ठीक है। √64 बनता है ये। 64 का अंडर क्या होता है, 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए पार्ट। बी में वो बोल रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 3 4 5, ठीक है। 3 4 5 का क्यूब रूट। अब इसमें भी यही कर लें, आप +1 करके देख लें। 346, क्या 346 का कोई परफेक्ट क्यूब है, नहीं है। क्या 347 का कोई परफेक्ट रूट है, नहीं है। इसी तरह अब माइनस की तरफ चले जाएँ, 345 में से अगर -1 करें तो ये बनता है 344। क्या 344 का कोई परफेक्ट क्यूब रूट है, नहीं है। अब -2 करके देखें, 345 में से हमने -2 किया तो ये बनता है 343। क्या 343 का कोई क्यूब रूट है, हाँ 7 है। 7 को अगर हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो बनता है 343, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट क्या हो गया, इसका क्यूब रूट हो गया 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट कंप्लीट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम जो है पहले एक्सरसाइज 1A में कर चुके हैं। तो इसमें हम क्या करते थे कि सबसे पहले हम देखते थे 753 एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 2 इसका फैक्टर नहीं है। अब हम देखते हैं क्या ये 3 से हो सकता है, ठीक है। 3 से देखने के लिए हम क्या करते थे, हम इन तीनों टर्म को प्लस कर देते हैं, ठीक है। 7 + 5 + 3, तो ये बनता है 7 + 3 10 10 + 5 15। क्या 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है, हाँ 15 डिविजिबल है, 3 5 = 15। तो 3 इसका फैक्टर हो गया। 1 753 और 3, ये 3
इसके फैक्टर होगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये जो है कंपोजिट नंबर है। इसी तरह बी पार्ट में इन्होंने हमें 757 दिया हुआ। 757 भी हमें पता है कि एक ऑड नंबर है, तो 2 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। अब हमें देखना है कि 3 क्या इसका फैक्टर है, तो हम इसको भी ऐसे देखेंगे 7 + 5 + 7, ठीक है। 7 + 7 होता है 14 और 14 + 5 होता है 19। तो 19 3 के टेबल में आता है, क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो 3 जो है इसका फैक्टर नहीं है। अब हम देखते हैं कि 5 इसका फैक्टर है। वो कैसे देखेंगे? जो इसका आखिरी नंबर है वो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो ना इसका आखिरी नंबर 0 है ना 5 है, इसका आखिरी नंबर 7 है, ठीक है। तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है, तो 5 भी इसका फैक्टर नहीं है। अब हमें देखने के 5 से बड़े नंबर से किसी से डिविजिबल है ये, तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। मैंने कैलकुलेटर चेक किया तो किसी और से डिविजिबल नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक प्राइम नंबर, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं प्राइम नंबर। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में वो बोल रहे हैं द नंबर्स 840 एंड 8316 written as a product of their prime factor are 840 is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7। अच्छा, बुक में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 7। तो मैंने उस क्यूब को खोल लिया, ठीक है। 3 दफ़ा 2 लिख लिया। अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर क्यूब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने समझाने के लिए खोल लिया है, ठीक है। 2 को 3 दफ़ा लिख लिया। 2 क्यूब का मतलब यही होता है कि 2 जो है 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको खोल लिया, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरह 8316 इज इक्वल्स टू 2 की पावर स्क्वायर, तो मैंने इसको भी खोल लिया। 2 जो है 2 दफ़ा लिख लिया। फिर 3 की पावर क्यूब है, तो मैंने इसको भी 3 दफ़ा लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहे हैं हैंस फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ 840 एंड 8316 एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, इन क्वेश्चंस में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे ना ग्रेटेस्ट होल नंबर, तो आप समझ जाएगा कि आपको SCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। SCF और LCM जो है हम डिटेल में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1B में, ठीक है। अगर आपको वो समझना है तो आप पहले वो वीडियो देख लें जाकर। अच्छा, तो जब भी आपको ग्रेटेस्ट होल नंबर बोलेंगे तो आप समझ जाएं कि वो आपसे SCF पूछ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि SCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट, ठीक है। इससे याद रख लेगा कि जब भी ग्रेटेस्ट होल नंबर पूछे तो आपने SCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह जब भी क्वेश्चन में आपसे वो स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछे, ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आप समझ जाएं कि आपको LCM निकालना है, क्योंकि LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अच्छा, अब इन्होंने हमें ये दिया हुआ है और पहले पार्ट में यही बोल रहे हैं कि आप द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ 840 एंड 8316 एग्जैक्टली। ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहे हैं तो हमें क्या निकालना होगा? SCF निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो SCF हम कैसे निकालेंगे? हमने 840 और 8316 के फैक्टर यहाँ लिख लिए सारे, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते थे? हम ऐसे निकालते थे कि हम कॉमन लिखते थे इसमें कौन से हैं। तो अब इसमें कॉमन कौन से हैं? 2, ये वाला 2 कॉमन है, ठीक है। एक ये कॉमन है। अब आप देख सकते हैं कि और कोई 2 कॉमन नहीं, क्योंकि ऊपर तो एक 2 है लेकिन नीचे कहीं पे और 2 नहीं है, तो 2 हम कॉमन अब मज़ीद नहीं ले सकते। अब 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, तो ये कॉमन आ गया। और नीचे 3 है लेकिन ऊपर अब 3 नहीं है, तो इसलिए हम 3 कॉमन ले सकते हैं। और कोई कॉमन ले सकते हैं हम? हाँ, हम 7 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पार्ट 1 SCF, ठीक है। SCF, तो SCF हमारा क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 7 ज़ा 84। तो 84 हो गया हमारा आंसर पार्ट 1 का। सेकंड पार्ट में हमें बोल रहे हैं द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 840 एंड 8316, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट होल नंबर पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ चुके हैं कि स्मॉलेस्ट बोलेंगे तो हमें LCM निकालना होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें LCM निकालना है। सबसे पहले तो हम जो कॉमन थे उनको लिख लेंगे, ठीक है। जो कॉमन हमने SCF के निकाले थे वो एज इट इज नीचे आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। ये एज इट इज नीचे आ गए जो हमने ऊपर कॉमन निकाले थे। अच्छा, हम LCM में अब क्या करते थे? LCM में हम ये करते थे कि जो कॉमन थे पहले वो लिख लिए। अब जो बाकी बच गए हैं ना, जैसे यहाँ पे ये 2 बच गया है, ये 5 बच गया है, ये 3 बच गया है, ये 3 बच गया है, ये 11 बच गया है, इनको भी हम नीचे मल्टीप्लाई करवा देते, ठीक है। LCM में हम ये करते थे। तो कॉमन लिख लिए, अब जो बच गए उनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3
मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। तो जब इनको आप इक्वेट करेंगे पूरा तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा 83160 83160। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं द एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड n इज 660, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आसान है लेकिन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको जो है थोड़ा गौर से समझेगा। ठीक है, अच्छा क्या बोल रहे हैं, 6, 12 और n, ठीक है, इनका जो एलसीएम है वो है 660। ठीक है, 6, 12 और n का जो एलसीएम है वो 660 है। अब बोलने के फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n, ये जो n है इसकी जितनी भी तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ है वो निकालें। ठीक है, तो अब ये हम कैसे करेंगे, अगर आप इन तीनों के एलसीएम को मिलाएं तो 660 का एलसीएम बनेगा। ठीक है, जो 660 का एलसीएम होगा वो इन तीनों के एलसीएम को मिला के बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं ये करूँ कि मैं 6 और 12 का एलसीएम निकाल लूँ, ठीक है, और उसको 660 के एलसीएम से कंपेयर कर लूँ, तो बाकी जो बचेगा वो n का एलसीएम होगा। ऐसा ही है क्योंकि इन तीनों को मिला के इसका एलसीएम बनता है। तो अगर इन दोनों का एलसीएम मैं निकाल लूँ और इसके एलसीएम से कंपेयर कर लूँ और देख लूँ कि एंड में क्या बच रहा है, सबसे पहले आप 6 और 12 का अलग अलग एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये आ गया 6, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, यहाँ पे लिख लें 6 के एलसीएम। 6 के एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप क्या करें, अब आप 12 का एलसीएम निकाल लें। 12 का एलसीएम क्या है, 2 6 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे भी आप इसी के नीचे लिख लें 12 के फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप 6 और 12 का एलसीएम लिख लें। 6 और 12 का एलसीएम क्या है, ठीक है, तो एलसीएम हम कैसे निकालते थे, एलसीएम हम ऐसे निकालते थे, सबसे पहले हम कॉमन लिख लेते थे, कॉमन इसमें 2 है और 3 है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया क्योंकि वो कॉमन है, और ये 2 अकेला है, ऐसा कोई कॉमन नहीं है, तो उसको भी हम नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे ऐसी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 6 और 12 का एलसीएम। अब हमें क्या करना है, हमें 660 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 660 के फैक्टर निकालते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 0 ऐसे ही आ गया। ठीक है, ये भी हो जाएगा 2 से। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 1 तक ही चला गया तो ये 13 बन गया, 2 6 ज़ा 12, 1 तक ही चला गया तो ये 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10। अच्छा, ये हो जाएगा 3 से, 3 5 ज़ा 15, 1 तक ही चला गया तो ये 15 बन गया, 3 5 ज़ा 15। ये हो जाएगा 5 से, 5 11 ज़ा 55। ठीक है, और 11 1 ज़ा 11, ऐसा ही है। अब मैं इसके नीचे जो है 660 के लिख लेता हूँ फैक्टर्स। ठीक है, 660 के क्या फैक्टर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, अब n की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये था एलसीएम किसका, 6 और 12 का मिलाकर। तो अब जो है 6 12 और n, इन तीनों का एलसीएम जो है वो बराबर था 660 के एलसीएम के। ठीक है, 6 और 12 का एलसीएम ये है, तो जब मैं 660 के एलसीएम से 6 और 12 का एलसीएम निकाल लूँगा, कैसे निकालूंगा हम देख लेंगे कि 6 और 12 का एलसीएम था ये। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये तो है 6 और 12 का एलसीएम। ठीक है, अब बाकी क्या बचता है, बाकी बचता है 5 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये होगा n का एलसीएम ऑब्वियसली। ठीक है, तो n की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो गई, n की पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई 5 मल्टीप्लाई बाय 11। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 6 12 और n, इन तीनों का एलसीएम बराबर है 660 के एलसीएम के, और जब हमने 6 और 12 का एलसीएम निकाल लिया जो कि था 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो हमने फिर उसको 660 के एलसीएम से कंपेयर कर लिया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 660 का एलसीएम बराबर था 6 के एलसीएम के, 12 के एलसीएम के और
n के एलसीएम के, ठीक है। तो 6 और 12 का एलसीएम तो ये हो गया ना, 2 × 2 × 3 कैसे बचा, हमने ऊपर निकाल के चेक कर लिया था, ठीक है। अब बाकी जो बचा वो n का एलसीएम है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख लिया n = 5 × 11, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। n = 5 × 11। नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं शेरली नीड्स टू पैक 108 स्टॉक्स ऑफ रोजेस, 81 स्टॉक्स ऑफ लिलीज एंड 84 स्टॉक्स ऑफ ऑर्चिड्स into identical baskets so that each type of flower is equally distributed among the basket. Find पार्ट 1 में बोलना है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बास्केट दैट कैन बी पैक्ड। अभी हमने पहले ही पढ़ा है कि जो लार्जेस्ट नंबर बोलेंगे तो उसका मतलब है कि हमें SCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 6 के पहले पार्ट में तो आपको समझ आ गया कि हमें SCF निकालना है, तो हम इनको अलग अलग करके इनका SCF निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है 108 स्टॉक्स ऑफ रोसेज हैं, तो हम 108 का सबसे पहले SCF निकाल लेंगे। 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 1 तक ही चला गया तो ये 14 बन गया, ठीक है। 2 × 7 = 14, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 और फिर फाइनली 3 × 1 = 3, ठीक है। ये हो गया 108 का। अब निकाल लेते हैं हम 81 का, जो क्या है 81 स्टॉक्स ऑफ लिलीज। तो 81 का हम देख लेते हैं, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 तक कहीं चला गया तो ये बन गया 21, 3 × 7 = 21, ठीक है। इसी तरह 3 × 9 = 27। अब आप देख रहे हैं मैं इसको 9 से 81 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको 3 से किया है। अच्छा, अब 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। अब हम कर लेते हैं इसका 54 का, 54 स्टॉक्स ऑफ ऑर्चिड्स। अच्छा, ये हो जाएगा 2 से, 2 × 2 = 4, 1 तक ही चला गया तो ये 14 बन गया, 2 × 7 = 14। इसी तरह 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको जो है SCF निकालना है, तो पहले इन सबको एक साथ लिख लेंगे। 108, 81 और 54 इज इक्वल्स टू, ठीक है। 2 × 2 × 3 × 3 × 3, इसी तरह 3 × 3 × 3 54 का भी है 2 × 3 × 3 × 3। अब इसका हमें निकालना है SCF, ठीक है। SCF कैसे निकालते हैं, अब ये 3 नंबरों का SCF है तो तीनों में कॉमन देखेंगे, ठीक है। जब 2 का होता है तो 2 में देखते हैं। अब ये 3 नंबर हैं 108, 81, 54, तो इन तीनों का हम देखेंगे कौन से कॉमन है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें 3 कॉमन दिख रहे हैं, तो एक 3 कॉमन तो ये हो गया, ठीक है। एक तो ये कॉमन हो गया, ठीक है। दूसरा कॉमन हो गया ये वाला 3 और ये वाला 3, ठीक है। ये हो गया दूसरा कॉमन, ठीक है। तीसरा हो गया ये वाला, तो 3 दफ़ा 3 कॉमन होगा। क्या 2 कहीं पे कॉमन है? नहीं, 2 कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन क्या निकला है, 3 × 3 × 3, ये हमारे पास कॉमन आ गया। तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 =
27। ठीक है, तो 27 हमारा आंसर आ गया। 27 हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बास्केट दैट कैन बी पैक इज इक्वल टू 27। ठीक है, पार्ट 1 में उन्होंने यही पूछा था, लार्जेस्ट नंबर ऑफ बास्केट दैट कैन बी पैक। ठीक, अब 6 के 2 पार्ट में बोल रहे थे नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्लावर्स इन अ बास्केट। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम ऐसे निकालेंगे कि हमारे पास द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बास्केट कैन बी पैक्ड है जो कि 27 है। ठीक है, ये हमारे पास है कि जितने भी हमें टोटल नंबर ऑफ दिए हुए हैं, ऐसे रोजेस के हमें दिए हुए 108 स्टॉक्स, 81 जो दिए हुए हैं वो लिलीज़ के दिए हुए, 54 दिए हुए ऑर्चिड्स के, उनको हम 27 से डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि 27 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है बास्केट का, देन कैन बी पैक। जब उसको हम फ्लावर्स के नंबर से डिवाइड करवा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ईच टाइप ऑफ फ्लावर आ सकते हैं बास्केट के अंदर। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे रोजेस के सबसे पहले का हमारे पास हैं 108 स्टॉक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रोजेस, और हमारे पास जो है लार्जेस्ट नंबर बास्केट कितनी पैक हो सकती है 27। तो हम 108 को डिवाइड करवा देंगे 27 से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, इसी तरह बाकियों का भी करेंगे हम। तो लिलीज़ के कितने हैं हमारे पास, लिलीज़ के हैं 81 स्टॉक्स। ठीक है, तो हम इसको भी यही करेंगे, डिवाइड बाय 27 कर देंगे, तो ये बनता है हमारे पास 3। ठीक है, तो 3 आ गया, 3 स्टॉक्स ऑफ लिलीज़ हमारे पास पैक हो सकते हैं बास्केट के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब अगले में हमें पूछ रहे हैं वो ऑर्चिड्स। ठीक है, तो ऑर्चिड्स हमारे पास कितने हैं, ऑर्चिड्स हमारे पास हैं 54 स्टॉक्स, 54 स्टॉक्स हैं हमारे पास ऑर्चिड के। ठीक है, तो इसको भी हम यही करेंगे, डिवाइड बाय 27 करवा देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 2 कंप्लीट। अच्छा, अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया कि हमने जो है सबको 27 से क्यों डिवाइड करवाया है, तो इसको इस तरह से समझ लें कि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ बास्केट दैट कैन बी पैक है वो 27 है, यानी जो लार्जेस्ट नंबर है, सबसे ज़्यादा जो बास्केट पैक हो सकती है वो है 27, यानी 27 बास्केट जो है वो पैक हो सकती हैं, इससे ज़्यादा बास्केट जो है वो पैक नहीं हो सकती। ठीक है, इससे ज़्यादा बास्केट पैक नहीं हो सकती। तो अब हमें पता है, अब वो कह रहे हैं कि बताएं कि इन 27 बास्केट में कितने रोजेड, कितने ऑर्चिड और कितने लिलीज़ आएंगे। ठीक है, तो हम उसको कैसे बता सकते हैं, उसको ऐसे बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रोजेस जो हैं उसको हमने जो जितनी बास्केट बन सकती हैं जो कि 27 है। ठीक है, 27 बास्केट बन सकती हैं, तो हमने उन 27 बास्केट से के नंबर से उसको डिवाइड करवा दिया टोटल नंबर ऑफ रोजेस को। तो हमारे पास आ गया कि भाई इतने जो हैं, जैसे कि रोजेस आ गए हमारे पास 4 के 4 स्टॉक्स ऑफ रोजेस जो है हमारे पास बास्केट के अंदर आ सकते हैं, बाकी जो है वो दूसरे फ्लावर्स आएंगे। जब हमने दूसरे फ्लावर्स को चेक किया डिवाइड करवा के, तो हमारे पास आ गया 3 स्टॉक्स ऑफ लिलीज आ सकते हैं, इसी तरह 2 स्टॉक्स ऑफ ऑर्चिड आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको डिवाइड करवाया, तो ये हो गया हमारा पार्ट 2 कंप्लीट। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं एट 5:45 PM लिक्सन, खैरुल एंड डेवी आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ 1 किलोमीटर सर्कुलर पाथ। यानी ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जो आपके सामने स्क्रीन पे बनी हुई है। तो ये सर्कुलर पाथ जो है 1 किलोमीटर लॉन्ग है, यानी शुरू से लेके आखिर तक जो है वो 1 किलोमीटर की सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अब बोल रहे हैं लिक्सन टेक्स 18 मिनट टू 1 राउंड। ठीक है, लिक्सन ने कितने लिए, लिक्सन ने लिए 18 मिनट्स फॉर 1 राउंड। इसी तरह कह रहे हैं खैरुल ने 360 सेकेंड्स लिए हैं, तो हमें पता है कि 60 सेकेंड जो है वो 1 मिनट के बराबर होता है, तो उसने 360 सेकेंड्स लिए हैं। तो 360 सेकेंड कितने मिनट के बराबर होता है, तो 360 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 60 सेकेंड्स 1 मिनट के बराबर होता है, तो 360 को जब हमने 60 से डिवाइड किया तो हमें पता चल गया कि उसने एक राउंड जो है 6 मिनट में कंप्लीट किया है। ठीक है, इसी तरह डेवी ने कह रहे हैं डेवी ने जो है 2 राउंड किए हैं 4 मिनट में। हम जो इन सब का निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं 1 राउंड का, तो डेवी ने अगर 2 राउंड किए हैं 4 मिनट में, तो 1 राउंड कितने मिनट में किया होगा, तो 4 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास चल जाएगा 1 राउंड जो है उसने 2 मिनट में किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई सबकी वैल्यूज़ के, सबने 1 राउंड कितने मिनट में कंप्लीट किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब वो बोल रहे हैं फाइंड द टाइम व्हेन ऑल 3 ऑफ देम विल नेक्स्ट मीट, यानी वो टाइम निकालें कि जब वो तीनों जो है आपस में मिल जाएंगे, यानी तीनों भागना शुरू हुए, अब तीनों किस टाइम पे जो है आपस में मिलेंगे, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम ऐसे निकालेंगे कि 18, 6 और 2 इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेते हैं 18, 6 और 2 का एलसीएम, तो ये आएगा 2 9 18
2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 और फिर जो है 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया इन तीनों का वो आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि बनता है 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। तो 18 मिनट्स बाद वो तीनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी हमारा 18 मिनट्स आंसर नहीं है। याद रखें उन्होंने कहा है कि एट 5:45 PM, यानी 5:45 PM पे उन लोग ने रेस स्टार्ट की है और अगले 18 मिनट बाद जो है वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो हम 5:45 PM में 18 प्लस कर लेंगे, ठीक है, 18 मिनट्स। तो जब हम 5:45 में 18 मिनट्स प्लस करेंगे तो 6:03 में, ठीक है, 6 hours 3 minutes में वो मिलेंगे। यानी 5:45 पे उन्होंने रेस स्टार्ट की और उसमें जब हमने 18 प्लस किया तो 6 hours 3 minutes बनता है। तो 5:45 पे रेस स्टार्ट की और 6 hours 3 minutes में जो है वो आपस में तीनों मिल जाएंगे रेस खत्म होकर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं नोरा एंड अमीरा वर्क इन डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। नोरा और अमीरा जो हैं दो दोस्त हैं जो डिफरेंट कंपनीज में काम करती हैं, ठीक है। नोरा हैज़ अ डे ऑफ एवरी 4 days वाइल अमीरा हैज़ अ डे ऑफ एवरी 6 days, यानी हर 4 दिन के बाद जो है नोरा का एक दिन जो है छुट्टी का होता है। इसी तरह जो अमीरा है उसका हर 6 दिन के बाद एक दिन छुट्टी का होता है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि जो नोरा है उसने जो लास्ट वर्क किया था, यानी जो लास्ट डे था जिससे उसने काम किया था वो था 29 अप्रैल को, ठीक है। इसको बिल्कुल ऐसे समझ लें जैसे आप स्कूल जाते हैं तो जो लास्ट आप स्कूल जाते हैं वो होता है फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है। तो आप ये बोल सकते हैं कि हर 5 दिन स्कूल जाने के बाद आपकी 2 दिन छुट्टी होती है, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये होते हैं 5 दिन, ठीक है। तो हर 5 दिन जाने के बाद आपकी 2 दिन छुट्टी होती है सैटरडे संडे को, ठीक है। तो इसी तरह इनके साथ भी यही है कि इनके हर 4 दिन जाने के बाद नोरा की जो है 1 दिन छुट्टी होती है और अमीरा की जो है हर 6 दिन जाने के बाद जो है 1 दिन की छुट्टी होती है। अब वो बोल रहे हैं कि जो लास्ट जो नोरा गई थी ना वो गई थी 29 अप्रैल को और अमीरा जो है वो 1 मई को लास्ट गई थी काम पे। पार्ट 1 में पूछ रहे हैं व्हेन विल दे नेक्स्ट हैव द सेम डे ऑफ, यानी अगली बार वो कौन सा दिन होगा जिस दिन उन दोनों की एक साथ छुट्टी होगी, ठीक है। तो हमें पार्ट 1 में ये बताना है। तो हम वो कैसे बताएंगे? अब देखें, हमें पता है कि अमीरा जो है उसका लास्ट डे ऑफ जो था वो था 1 मई को, यानी 1 मई को उसकी छुट्टी थी। अब कितने दिन बाद उसकी दोबारा छुट्टी आएगी? उसकी आएगी 6 दिन के बाद, जो कि लिखा हुआ है अमीरा हैज़ अ डे ऑफ एवरी 6 day, ठीक है। समझ लें कि अब उसकी छुट्टी ख़त्म हो गई, अब उसने 6 दिन जाना है और उसके बाद उसकी अगली छुट्टी आएगी, ठीक है। तो हमने 1 मई में 6 दिन प्लस कर दिया, यानी पहली तारीख मई की पहली तारीख को वो गई तो उसमें हमने 6 दिन प्लस कर दिए, तो मई की 7 तारीख को जो है उसकी अगली छुट्टी होगी, ठीक है। हमें पता चल गया ये अमीरा का। अब नोरा का जो लास्ट डे ऑफ था, जो उसकी अभी आखिरी छुट्टी थी, वो थी 29 अप्रैल को, ठीक है। और वो कितने दिन काम करती है? 4 दिन, हर 4 दिन के बाद उसकी छुट्टी होती है। तो 29 अप्रैल को उसकी छुट्टी थी, अब कितने दिन बाद उसकी दूसरी छुट्टी होगी? तो 29 में हमने 4 प्लस कर दिया, 3 मई को जो है उसकी दूसरी छुट्टी होगी। तो लेकिन 3 मई को उसकी दूसरी छुट्टी होगी और जो अमीरा की है वो 7 मई को होगी। तो इन दोनों का सेम तो नहीं हुआ, दिन अलग अलग दिन छुट्टी हो रही है। तो अब हम देखेंगे कि नोरा की जो है अगली छुट्टी, यानी अब 3 मई को उसको छुट्टी हो गई, ठीक है। अब उसको 3 मई की छुट्टी के बाद दोबारा 4 दिन काम पे जाना है। तो दोबारा 4 दिन में जब वो काम पे जाएगी तो ये हो जाएगा 7 मई, जो उसकी अब 3rd छुट्टी होगी वो होगी 7 मई को, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जो उसकी तीसरी छुट्टी है वो होगी 7 मई को और अमीरा की जो दूसरी छुट्टी है वो होगी 7 मई को। तो यानी इसकी दूसरी छुट्टी और इसकी नोरा की तीसरी छुट्टी, ये दोनों एक ही दिन में होगी। तो हमें पता चल गया कि भाई दोनों कब मिलेंगी? दोनों मिलेंगी, बोथ विल मीट एट 7 मई, ठीक है। 7 मई यानी मई की 7 तारीख को दोनों की 7 छुट्टी होगी। तो ये हो गया पहला पार्ट। अच्छा, अब दूसरे पार्ट में बोलना है सब्सिक्वेंटली हाउ ऑफ्टन विल दे हैव द सेम डे ऑफ, कितनी बार ऐसा होगा कि उनकी जो है सेम डे छुट्टी होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे हम। जब हम एलसीएम किसका निकालेंगे? एलसीएम हम निकालेंगे 4 और 6 का, जो कि है डेज, ठीक है। लास्ट डे ऑफ वाला, नोरा हैज़ डे ऑफ एवरी 4 days और अमीरा हैज़ डे ऑफ एवरी 6 day, ठीक है। तो 4 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो ये बनता है 2 2 ज़ा 4, ठीक है,
2 3 ज़ा 6, इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ नीचे आ गया, 3 1 ज़ा 3। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये आ गया हमारे पास इसका एलसीएम। और पार्ट 2 का आंसर है कि हाउ ऑफ्टन विल दे हैव द सेम डे ऑफ, यानी हर 12 दिन के बाद उनका जो है सेम डे ऑफ होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में समझ नहीं आया तो मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियोस में, उसमें ही बता रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज और चैप्टर नेम के साथ हमें क्वेश्चन की एक स्क्रीनशॉट या एक पिक खींच के भेज दें। हमारी ईमेल जो है वो है info.academia101@gmail.com। ठीक है, हमारे जो यूट्यूब पेज है उसके आप अबाउट के सेक्शन में जाएंगे तो नीचे आपको जो है हमारी ईमेल मिल जाएगी। ठीक है, उस पर हमें भेज दें, हम आपको जल्द से जल्द उसको रिप्लाई कर देंगे। बाकी आप कमेंट्स में ही पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा, लाइक भी कर देगा, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकें उतना अच्छा है। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।